हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन नेगी और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 3 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और ये इस सीरीज़ का 11th पार्ट है। तो इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। ये रिएक्शन आपके लिए दिया है, राइट। तो हमें और साथ में हमें दिया है E0 सेल। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, यहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और E0 सेल में क्या रिलेशन है, आपको हमने पहले डिराइव करके बताया था। E0 सेल इज इक्वल टू होता है 0.059/n log Kc, राइट। तो ये जो प्रोसेस है, अगर कोई टेम्परेचर नहीं दिया है तो सीधा सीधा मतलब है ये हो रहा है एट 298 केल्विन। अब हमें क्या चाहिए, लॉग Kc की वैल्यू चाहिए। तो सीधा सीधा हमें क्या निकालना है, यहाँ से E0 सेल तो हमें दिया है, n की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो n की वैल्यू के लिए आप देखिए दो हाफ सेल रिएक्शन हमारे पास क्या है, देखिए Cu चेंजिंग इनटू Cu2 पॉजिटिव आफ्टर द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके साथ साथ जो Ag पॉजिटिव है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किस में चेंज हो रहा है, Ag में। तो जो n की वैल्यू है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो हैं जो हम ओवरऑल रिएक्शन में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके पहले वाली में ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा Cu प्लस 2Ag पॉजिटिव, और ये हो जाएगा आपके पास यहाँ से ये हो जाएगा Cu2 पॉजिटिव प्लस 2Ag। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो आप यहाँ n की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये जो इक्वेशन है ये अभी बन जाएगा E0 सेल। ये हो जाएगा E0 सेल इंटू n डिवाइडेड बाई 0.059 इज इक्वल टू लॉग Kc। तो यहाँ से E0 सेल की वैल्यू रखिए, n की वैल्यू रखिए, इसको सॉल्व करेंगे आप तो log Kc की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास आएगी और वहाँ से आप क्या निकालेंगे, Kc की वैल्यू निकालेंगे, राइट। तो Kc की वैल्यू निकालने के लिए आपको एंटी लॉग निकालना पड़ेगा, और एंटी लॉग कैसे निकालते हैं मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट ईयर, तो आप निकाल सकते हैं वहाँ से, राइट। तो log Kc की वैल्यू यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू जो आपकी आएगी, मान लीजिए ये x है, तो Kc हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ x। तो इस तरीके से हमने ये पहला क्वेश्चन किया, बहुत आसान। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद अ सॉल्यूशन हुज pH इज 10। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, राइट। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए हमें नर्स्ट इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा, और नर्स्ट इक्वेशन होता है E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.059/n, राइट। और ये होता है फिर लॉग जो कॉन्सेंट्रेशन है इधर रिएक्टेंट की साइड में जो है, सॉरी प्रोडक्ट साइड में जो है, और रिएक्टेंट साइड में ये है, इसी का रेशियो हम क्या कहते हैं, आपके Kc कहते हैं फिलहाल। अब आप देखिए ये इक्वेशन है, तो हमें E की वैल्यू निकालनी है। तो E0 हमें पता होना चाहिए, n की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, और जो कॉन्सेंट्रेशन है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में वो हमें पता होने चाहिए। और हम आपको पता है जो ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ये हम किसके लिए लेते हैं, आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को कंसीडर करते हैं। तो जो इक्वेशन है वो ये है, देखिए हो क्या रहा है, बेसिकली हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए आपको पता है जो इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू H2। आप इसको 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं होल इक्वेशन को। तो फिलहाल हम ये इक्वेशन ले लेते हैं। तो ये वो इक्वेशन है जिसमें हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो रहे हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं n की वैल्यू कितनी आएगी इस इक्वेशन के लिए, 2,
और प्रोडक्ट साइड में तो कोई आयन है नहीं, केवल रिएक्टेंट साइड में ही आयन है H पॉजिटिव, और उसका भी जो कॉफिशिएंट है वो कितना है 2। इसके साथ साथ आपको पता है E0 कितना होता है, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसके लिए हमने कितना माना है, E0 0 माना है। तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 माइनस 0.059 ओवर 2 लॉग, यहाँ तो सीधा सीधा 1 लिख दीजिए आप, उसका जो इक्वेशन है उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है नॉन आयनिक टर्म की उसको 1 कंसिडर कर लेते हैं, और यहाँ H पॉजिटिव पावर 2, क्योंकि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो पावर में चला जाता है, राइट। अब आपके पास क्या है, यहाँ है जो pH है वो 10 है, तो pH और हाइड्रोजन आयन क्या 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 रिलेशन है देख लीजिए। आपको पता है pH इज इक्वल टू है माइनस ऑफ लॉग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा होता है। अब आप देखिए pH इज इक्वल टू कितना दिया है 10 इज इक्वल टू है माइनस लॉग H आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ से H आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, पहले मैं ऐसा लिख लेता हूँ, लॉग H आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू -10। तो जो H आयन कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना हो जाता है दोस्तों, ये यहाँ पावर में चला जाएगा, ठीक है। आप इसको एंटी लॉग भी समझ सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻10। तो लॉग H आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू -10, तो यहाँ से H आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁻10। आप इसका लॉग लीजिए तो आपको यही इक्वेशन मिलेगी। आप इस वाली इक्वेशन का अगर लॉग लेंगे तो आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी, राइट। तो हमें क्या लिखना है, जो H आयन कॉन्सेंट्रेशन है उसकी जगह क्या लिखना है, 10⁻⁻10। तो जब आप इसकी जगह 10⁻⁻10 लिखेंगे, उसका पावर 2 होगा, तो आप आगे इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो आप देखिए क्या होगा, E की वैल्यू मैं फॉर्मूले जो इक्वेशन है उसमें पुट कर लेता हूँ, सॉल्व आप लोग कर लेंगे। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 0 माइनस 0.059 ओवर 2 लॉग 1 ओवर 10⁻⁻10 पावर 2, ये हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से E की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन था दोस्तों। इसके बाद देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है वो है कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो आपके पास रिएक्शन देखिए क्या है, Ni+2Ag पॉजिटिव, इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है, और इधर है Ni2 पॉजिटिव, इसका कॉन्सेंट्रेशन दिए हैं, और 2Ag। तो कुल मिला के ये इक्वेशन आपके पास है, जिसमें प्रोडक्ट साइड में देखिए कौन कौन से आयन है, निकल आयन है केवल, और जो रिएक्टेंट साइड है उसमें केवल क्या है, सिल्वर आयन है, राइट। तो हमें क्या निकालना है, EMF निकालना है। तो वही हम कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे, ये सब नर्स्ट इक्वेशन के क्वेश्चन हो रहे हैं। तो देखिए नर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है, E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 ओवर N लॉग। प्रोडक्ट साइड में कौन कौन से आयन हैं, केवल Ni2 पॉजिटिव है। रिएक्टेंट साइड में कौन सा आयन है, केवल Ag पॉजिटिव है। और यहाँ तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 था, तो इसकी पावर 1, जिसको लिखा नहीं जा रहा है। और यहाँ क्योंकि पावर ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो यहाँ हमें 2 लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1.05 माइनस 0.059 ओवर N की वैल्यू आप बता सकते हैं कितनी है, राइट। तो आप N की वैल्यू रखिए, लॉग Ni2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.160, ये रखिए। Ag का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.002, इसका स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, राइट। यहाँ से कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, N की वैल्यू रखेंगे, और जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसको इसमें से लेस कर लेंगे। तो ये हमारे पास E सेल की वैल्यू आ जाएगी वोल्ट में, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन ये भी दोस्तों, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं हमें एग्जाम में। इसके बाद एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल filled with 0.1 mole per liter
KCl solution is 100 ohm, right? If the same cell when filled with 0.02 mole per liter KCl solution is 520 ohm, मतलब ये है if the same cell when filled with this concentration of solution its resistance is this much, तो ये दूसरा क्या है, R की वैल्यू है, राइट? तो हमारे पास एक सेल दिया है, उसमें हम दो अलग अलग टाइप के क्या भर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट भर रहे हैं। टाइप का मतलब है उनकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज है। पहले कितना था, 0.1 मोल पर लीटर है, राइट? पहले कितना है, 0.1 मोल पर लीटर KCl सोल्यूशन है। और उसके बाद उसी सेल में क्या भरा जा रहा है, 0.02 मोल पर लीटर KCl सोल्यूशन, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन चेंज हो गया कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने से, राइट? ये है सिचुएशन। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोल पर लीटर KCl सोल्यूशन। ये वाला सोल्यूशन दिया है, इसके लिए हमें कंडक्टिविटी निकालनी है, काप्पा जिसको हम कहते हैं, और मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। ठीक हो गया। अब हमें क्या दिया है इसके साथ साथ, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोल पर लीटर KCl सोल्यूशन इज दिस मच। तो ये जो कंडक्टिविटी, ये जो सेल है ऊपर वाला, इसके लिए कंडक्टिविटी का वैल्यू दिया है 1, इसके लिए कंडक्टिविटी का वैल्यू दिया है दोस्तों 1.29 सीमेन पर मीटर। ठीक है। जो पहला सेल है उसके लिए रेजिस्टेंस था कितना, 100 ओम। पहला सेल में जब हमने पहला वाला इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन डाला, जब दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन डाला तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो है 520 ओम। तो ये है सिचुएशन दोस्तों। तो पहले आप क्वेश्चन में समझ लीजिए हमें क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो जो हमें फाइंड आउट करना है वो है दोस्तों, देखिए हमें फाइंड आउट करना है कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी दूसरे वाले सेल के लिए। तो अगर आप मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला देखेंगे तो ये है कंडक्टिविटी इनटू 1000/C कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हमें निकालना है दूसरे वाले सेल के लिए। तो अगर दूसरे वाले सेल के लिए हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालना है तो हमें कंडक्टिविटी चाहिए होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन तो दिया है। तो कुल मिला के बात ये रह गई है, दूसरे वाले सेल के लिए कंडक्टिविटी कैसे निकलेगी। अब कंडक्टिविटी निकालने के लिए आपके पास यहाँ रेजिस्टेंस दिया है। तो देखिए आप, हम कोशिश करते हैं इससे कंडक्टिविटी कैसे निकलती है। तो देखिए फॉर 0.02 मोल पर लीटर KCl सोल्यूशन। ठीक है। कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू G इंटू G स्टार, राइट। अब G क्या है आपके पास, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, और G क्या है, सेल कांस्टेंट। तो हमें यहाँ कंडक्टेंस दिया है क्या, क्योंकि कंडक्टेंस होता है 1/R इंटू G स्टार। ठीक होगा, 1/R तो हमें शायद दिया है, तो 1/R मतलब R की वैल्यू दी है। तो R की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ से 520, तो G स्टार ओवर 520। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक होगा। अगर हमें यहाँ से G स्टार की वैल्यू पता चल गई तो हमें K की वैल्यू पता चल जाएगी इस वाले सेल के लिए, और K की वैल्यू पता चल गई तो हमें मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू भी पता चल जाएगी। तो G स्टार कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो देखिए G स्टार क्या है दोस्तों, इट इज़ व्हाट, सेल कांस्टेंट। ये जो G स्टार है ये है सेल कांस्टेंट, और ये जो सेल कांस्टेंट है ये क्या है, इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ सेल। ठीक होगा। प्रॉपर्टी ऑफ सेल होने का मतलब है, देखिए सेल तो हमारे पास यहाँ एक ही है, केवल उसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन चेंज कर दिए। और आपको पता भी होगा कि जो G स्टार हमने पहले डिफाइन किया था वो था L/A, मतलब है ये है लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइट्स। मान लीजिए ये L है, डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक प्लेट, यही तो है।
तो ये तो सेल के लिए प्रॉपर्टी है। अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन चेंज भी करते हैं तब भी सेल कांस्टेंट चेंज नहीं होने वाला है, मतलब दोनों ही केसेस में सेल कांस्टेंट वही रहेगा। तो हम क्या करते हैं, हम सेल कांस्टेंट को निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ जो हमारे पास पहले जो दिया है। पहले क्या है हमारे पास दिया है, हमारे पास ये है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी दी है इस वाले के लिए, और यहाँ कंडक्टिविटी भी है, यहाँ रेजिस्टेंस भी है। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, सेल कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो देखिए फॉर 0. क्या है इसकी कॉन्सेंट्रेशन, फॉर 0.01 है क्या, 0.1 फॉर 0.1 मोल पर लीटर KCl सोल्यूशन। हम क्योंकि हमें इक्वेशन 1 में G स्टार चाहिए, जो हम दूसरे सेल की दूसरे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है उसकी हेल्प से निकालेंगे। तो अगेन ये फॉर्मूला तो सभी के लिए लगेगा, K = G × G स्टार, राइट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, G स्टार = K / G, राइट। K / G, 1/G क्या होता है R, तो ये हो जाएगा K × R। अब K देखिए दोस्तों, K क्या है, यहाँ से K की वैल्यू हमें कितनी दी है, पहले केस में पहले वाले सेल के लिए K की वैल्यू दी है हमें 1.29 सीमेन पर मीटर, यही तो दिया है। तो ये हमें दिया है K की वैल्यू 1.29 सीमेन पर मीटर, राइट, पर मीटर। अब आपको याद होगा कि यहाँ तो ये मीटर में है लेंथ, और जो हम सेल कांस्टेंट निकालते हैं वो जनरली हम सेंटीमीटर में निकालते हैं, राइट। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, और जो मोलर कंडक्टिविटी है उसका भी अगर आपको फॉर्मूला याद होगा, तो मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट होता है सीमेन सेंटीमीटर² पर मोल, ये होता है। तो मतलब यहाँ जो मीटर आपको दिखाई दे रहा है उसको किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। तो ये क्या हो जाएगा, 1.29 बाई मीटर है यहाँ, तो 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर, तो 100 ये हो जाएगा सीमेन पर सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा दोस्तों 0.0129 सीमेन पर सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से क्या आ गई, अभी तो कंडक्टिविटी की वैल्यू आई है, फिर G स्टार की वैल्यू यहाँ से आएगी, G स्टार की वैल्यू आएगी 0.0129, राइट, ये है सीमेन पर सेंटीमीटर। फिर यहाँ से क्या आएगी आपके पास, जो R है उसकी वैल्यू हम रखेंगे। तो R की वैल्यू हमारे पास कितना दिया है, R की वैल्यू हमारे पास है, पहले वाले सेल के लिए देखते हैं दोस्तों, R की वैल्यू दी है 100, ठीक है। तो यहाँ से हम 100 रखेंगे, ठीक हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास G स्टार की वैल्यू आ जाएगी। तो G स्टार की वैल्यू जो है वो क्या आएगी हमारे पास, किस में आएगी, वो आएगी आपके पास G स्टार की जो यूनिट होती है सेंटीमीटर इनवर्स में, ठीक है। तो क्योंकि जो साइमन है वो मो होता है शायद, हाँ, R का उल्टा होता है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ से G स्टार की न्यूमेरिकल वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। और ये बेसिकली उतना ही आ रहा है, अगेन 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ से G स्टार की वैल्यू निकल गई। इस G स्टार की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ से दूसरे वाले इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के लिए कंडक्टिविटी की वैल्यू निकल आएगी। तो ये एक पार्ट हो गया। जब यहाँ से कंडक्टिविटी की वैल्यू निकल आएगी तो हम इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे फिर, और यहाँ से क्या आएगी, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आ गई, राइट। तो ये इक्वेशन क्या है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, और कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल पर लीटर मिथेनोइक एसिड इज दिस मच। ये मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दी है। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। और आपको क्या गिवन है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर H पॉजिटिव इज दिस मच एंड फॉर फॉर्मेट आयन इज दिस मच।
तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो अभी है मिथेनोइक एसिड HCOOH, और आपको पता है जब मिथेनोइक एसिड टूटता है तो ये टूटता है मिथेनोइट ये फॉर्मेट आयन प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, आपको क्या निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा निकालना है, और डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब K निकालना है। तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उसका क्या फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा है एप्लीकेशन ऑफ कोलराउसेस लॉ में। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का जो फॉर्मूला है वो होता है मोलर कंडक्टिविटी एट अ गिवन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक होगा, तो गिवन कॉन्सेंट्रेशन है आपके पास 0.025 मोल पर लीटर, उस पर जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो है ये 46.1। अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैसे आएगी, मिथेनोइक एसिड की वैल्यू नहीं दी है, बट हमारे पास क्या दिया, इन दोनों की दी है। तो इन दोनों की क्या है, जो फॉर्मेट आयन है वो है 54.6 यूनिट उसका है, और जो H पॉजिटिव है उसका है 349.6 ये है। तो इन दोनों को क्या कर लो, ऐड कर लो, तो ये यहाँ से क्या आएगा आपका मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, और ये तो दिया ही है हमें, तो यहाँ से हमारे अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो एक पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट के लिए हमें क्या चाहिए, के का जो फार्मूला है वो है C⁴/1 - इस तरीके की एसिड के लिए। तो सीधा सीधा C की वैल्यू रखिए, कितनी है हमारे पास C की वैल्यू 0.025, अल्फा की वैल्यू आपने अभी काउंट की, फिर रख दीजिए फॉर्मूले में, तो यहाँ से आप K भी निकाल लोगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हो गया। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन इस चैप्टर में बन रहे हैं आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को लेकर। एक और क्वेश्चन देखिए, अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइट फॉर 10 मिनट्स विद ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड। ठीक है, तो कॉपर कैसे डिपॉजिट हो रही है कैथोड पे, ये कैसे होती है आपको पता है, Cu2 पॉजिटिव होगा इसमें कॉपर सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये कितना है आपका, ये है Cu। तो ये क्वेश्चन बेसिकली है फैराडेज लॉ का, हमने पढ़े हैं फैराडेज लॉ क्या है, राइट। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर आपके पास कितना टोटल चार्ज फ्लो कर रहा है 2 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है F, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा 2F, और F की वैल्यू आपको पता है 96500 कूलम। तो इसका मतलब है ये इक्वेशन ये कह रही है कि अगर 2 मोल जो चार्ज है 2 फैराडे ऑफ चार्ज है वो कितना कॉपर डिपॉजिट करता है, 1 मोल लिखा है आपका 2F ऑफ चार्ज डिपॉजिट्स, कितना डिपॉजिट करता है 1 मोल ऑफ कॉपर, 1 मोल ऑफ कॉपर। 1 मोल ऑफ कॉपर का मतलब उसका मोलर मास, और इसका मोलर मास होता है 63.5। तो 2F के लिए मैं कितना लिख दूं, 2 × 96500 कूलम ऑफ चार्ज डिपॉजिट्स, कितना ये डिपॉजिट करता है 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर। तो अभी एक्चुअल में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो हमें निकालना पड़ेगा, Q = I × T फॉर्मूले से। तो I कितना है दोस्तों, देखिए 1.5, T कितना है 10 मिनट, इसको सेकेंड में कन्वर्ट कीजिए तो ये हो जाएगा 60। ठीक है, तो इस केस में ये हो रहा है 900 कूलम। ठीक होगा, तो 900 कूलम। तो सिंपल सी बात है, अगर 2 × 96500 कूलम इतना कॉपर डिपॉजिट कर रहा है तो 900 कूलम ऑफ चार्ज विल डिपॉजिट कॉपर, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 63.5 डिवाइडेड बाई 2 × 96500 × 900 ग्राम, तो इतनी कॉपर डिपॉजिट होगी। तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस तरीके के कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर
सोडियम आयोडाइड, सोडियम एसिटेट एंड मैग्नीशियम एसिटेट आर दिस मच। कुछ वैल्यूज आपको दिए हैं रिस्पेक्टिवली एट दिस टेम्परेचर। व्हाट इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ MgI2 एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। तो ये अगेन किस लॉ का क्वेश्चन है, कोलराउसिस लॉ। तो देखिए हमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मैग्नीशियम आयोडाइड की क्या निकालनी है, मोलर कंडक्टिविटी। और ऑब्वियसली बात है ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा जिसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। तो इसको हम किस तरीके से करते हैं, देखिए MgI2 हमें चाहिए, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ MgI2 ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा MgI2 कैसे टूटेगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Mg, राइट, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Mg2 पॉजिटिव एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस, क्योंकि 2I है तो ये हो जाएगा 2 इंटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयोडाइड आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। हमें ये इक्वेशन चाहिए। अब ये इक्वेशन हमें कैसे चाहिए, विद द हेल्प ऑफ दीज, ठीक है। तो देखिए मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na कैसे होगा, ये होगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ I नेगेटिव। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ जो वैल्यू है मोलर कंडक्टिविटी की वो कितनी है ये भी देख लीजिए। फॉर NaI दिस इज 12.69, ठीक हो जाएगा। इसको मान लीजिए 2। इसके बाद और हमें क्या दिया, एसीटेट आयन। सो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन CH3COONA ये आपको है। तो ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा मोलर, ये A नहीं है सॉरी, ये है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो यहाँ हो जाएगा ये एसीटेट आयन का प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन, इसको मान लेते हैं 3। और ये इसके लिए वैल्यू कितनी गिवन होगी, ये है 9.10। फिर एक और हमें दिया है मैग्नीशियम एसिटेट। सो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम एसिटेट CH3COO होल ट्वाइस Mg। तो ये कितना होगा, 2 इंटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO माइनस प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Mg2 पॉजिटिव। तो ये है 4 और इसके लिए वैल्यू गिवन है दोस्तों 18.78। मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो ये 3 इक्वेशन से मुझे क्या करना है, जो पहले वाली इक्वेशन है वो निकालनी है, ठीक होगा। इक्वेशन नंबर 2, 3 और 4 से मुझे इक्वेशन नंबर 1 चाहिए। तो इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, Mg पॉजिटिव। तो Mg पॉजिटिव मुझे कहाँ मिलेगा, तीनों इक्वेशन में देखिए Mg पॉजिटिव यहाँ है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 4 प्लस मुझे चाहिए 2I, राइट, मुझे चाहिए 2I। तो 2I मुझे कहाँ से मिलेगा, इस वाले में, इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 4 में मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 2 ऐड कर देता हूँ, राइट। तो जब मैं इसको ऐड करता हूँ दोस्तों, तो मुझे तो केवल MgI2 चाहिए। तो यहाँ से Mg मिला, यहाँ से 2I मिला। तो एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है मुझे, देखिए इन दोनों इक्वेशन में मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है Na, 2Na यहाँ मिल रहा है एक्स्ट्रा, राइट। और क्या मिल रहा है, 2 एसीटेट आयन यहाँ भी एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। 2Na यहाँ मिल रहा है क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन नंबर 2 को 2 से, और इसमें तो 2 ऑलरेडी था। तो ये 2 एक्स्ट्रा मिल गए। तो मतलब 2Na पॉजिटिव और 2 एसीटेट आयन मुझे हटाने हैं। तो वो कहाँ से हटेंगे, ये देखिए इक्वेशन नंबर 3 में दोनों है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों के सम में से मैं लेस करूँगा 2 इंटू इक्वेशन नंबर 3, राइट। तो ये सब जब मैं करूँगा तो इक्वेशन नंबर 4 में क्या था, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, ये है मैग्नीशियम एसिटेट CH3COO होल ट्वाइस Mg प्लस 2 इंटू इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयोडाइड माइनस इक्वेशन नंबर 3 में क्या है,
2 इंटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसीटेट, ये सब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है सोडियम एसीटेट, और ये सब जब हम करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ MgI2 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, राइट। तो ये हो गया। तो सीधा सीधा हमें इसकी वैल्यू रखनी है। तो मैग्नीशियम एसीटेट के लिए कितनी वैल्यू थी, 18.78 प्लस 2 इंटू NaI के लिए कितनी वैल्यू है, 12.69 माइनस सोडियम एसीटेट के लिए कितनी वैल्यू है, 2 इंटू 9.10। सो दिस इज व्हाट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम आयोडाइड। तो इसको आप सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये बेसिकली क्या था, एप्लीकेशन ऑफ कोलराउसेस लॉ, राइट। तो इस तरीके से हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो हमें उस इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, उसको एक्सप्रेस करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो जो मैग्नीशियम आयोडाइड है, जो सोडियम आयोडाइड है, और जो सोडियम एसीटेट है, ये सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं और इनकी मोलर कंडक्टिविटी गिवन है हमें। ठीक है दोस्तों। तो एक लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इस चैप्टर के लिए। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस of a saturated solution of HgCl at 298 Kelvin is found to be this much। Specific conductance का मतलब है conductivity, जिसको हम kappa से represent करते हैं, और ये है 1.386 into 10⁻⁻6 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स दिया है। Calculate its solubility। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, इसकी solubility निकालनी है। और आपको क्या गिवन है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर Ag आयन दिस एंड Cl आयन इज दिस। मतलब अगर मुझे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgCl चाहिए तो मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ag आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl आयन, तो इनको मैं जोड़ दूंगा। सो 62.0 प्लस 76.3, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो हमें बेसिकली इसमें चाहिए सॉल्युबिलिटी और कंडक्टिविटी गिवन है। तो एक रिलेशन हमें पता है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू कंडक्टिविटी ओवर 1000 ओवर कॉन्सेंट्रेशन, राइट। अब ये तो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है, जिसकी जो क्या है सॉल्युबल है, जो है सॉल्युबल इन द सॉल्वेंट। यहाँ पर वाटर मान लीजिए आप, बट हमारे पास क्योंकि यहाँ पर AgCl है और ये दिया है सैचुरेटेड सोल्यूशन में, तो AgCl वैसे क्या है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, और सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब है इसकी कॉन्सेंट्रेशन अभी कितनी है, मैक्सिमम होती है, जो कि नॉर्मली होती है, हमने देखा है इन केस ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो हमें ये पता है कि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की जो भी कॉन्सेंट्रेशन हमें मिलती है किसी सॉल्वेंट में, उसको हम उसकी मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन कंसीडर करते हैं, या सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसको हम कंसीडर करते हैं। और जो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है वही तो क्या है दोस्तों, सॉल्युबिलिटी। ये आपको पता है, जो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है वही क्या है, सॉल्युबिलिटी है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, सॉल्युबिलिटी निकाल लेंगे, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इन दोनों को जोड़ दीजिए और कंडक्टिविटी आपको दिया है। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, सॉल्युबिलिटी निकाल लेंगे एट सॉल्युबिलिटी है, राइट, इन द गिवन कंडीशन। तो इस तरीके से इस चैप्टर में कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोगों ने सारे किए हैं, और इसी के साथ ये जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया है। इनकेस आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। And thank you very much for watching this series of videos. Thank you.